नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीरीज चल रही है ना। इसमें हम आपको एमपीपीएससी का जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है 1 जून को, उस 1 जून की परीक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेडिकेटेड वे में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने अभी शुरुआती क्लास में आपको सिलेबस का डिस्कशन कराया था। एक दूसरी क्लास हमने पीवाईक्यू पढ़ ली थी, जो पिछले वर्ष में कुछ प्रश्न हुए हैं उसकी हमने चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद तीसरी क्लास मैंने मास्टर क्लास पे रिकॉर्ड की थी, जो कि यूनिट 9 की एमपी की जो डेडिकेटेड एक सिलेबस की क्लास थी वो हमने आपको करवाई थी। अभी वो क्लास शुरुआती क्लास है, उसके अलावा हम और भी क्लासेस ऐसे लेके आते रहेंगे। इसके अलावा जो एक तीसरा जो एक डिजिटल सीरीज का इसका पार्ट है वो है एमसीक्यू। ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को एक सिलेबस का डिस्कशन करा के पीवाईक्यू का डिस्कशन कराया, उसके बाद आपको एक मास्टर क्लास प्रोवाइड कराई। चौथी चीज अगर मैं बोलूं तो आपको एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो अब हमारा डिस्कशन जो है ना एमसीक्यू सीरीज पे होने वाला है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि जो ये एमसीक्यू सीरीज है ना, ये सभी यूनिट्स पे चलने वाली है। ठीक है, एक एक करके मैं सभी यूनिट पे एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश का दोनों के क्वेश्चंस को हम क्या है, दोनों मीडियम में क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, पहली जो यूनिट है पश्चिमी एवं भारतीय राजनीतिक विचारक, इनको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पश्चिमी और भारतीय जो राजनीतिक विचारक है उन पे क्वेश्चंस को हम फटाफट करते हैं। और ये क्वेश्चंस क्या है, बाइलिंगुअल रहेंगे, तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम वालों को दोनों को हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है इस चीज को समझेंगे। यही हमारा पैटर्न आगे की क्लास में भी रहेगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को हम लेकर के इसमें चलेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू की क्लास है और इस क्लास को हम अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले इसका सिलेबस समझते हैं। देखो, यूनिट 1 को अगर हमें क्वेश्चंस भी करना है या फिर हमें इसका सिलेबस कवर करना है, तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है यूनिट 1 जो है सिलेबस की है। अगर यूनिट 1 का सिलेबस हम डिस्कस करें तो इसमें आ जाते हैं विचारक। ये इंडियन विचारक में कौटिल्य, शांति पर्व, ठीक है, कौटिल्य शांति पर्व। उसके अलावा अगर देखें तो गांधी, एम एन रॉय, ठीक है, अरविंदो घोष, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और अंबेडकर, सावरकर। और यूनानी में अगर मैं कैटेगरी में बात करूं तो प्लेटो और अरस्तु ही है सिर्फ। ठीक है, भारतीय विचारकों में काफी ज्यादा विचारक हैं और जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक विचारक उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, अगर मैं पश्चिमी विचारकों की बात करूं तो उसमें मुख्य रूप से प्लेटो जैसे लोग आ जाते हैं। ठीक है, मतलब प्लेटो जैसे लोगों को उन्होंने और अरस्तु जैसे लोगों को इंपॉर्टेंस दी है। आधुनिक विचारकों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये लेनिन, माओ, ग्रामसी और रॉल्स और नॉजिक है। ठीक है, नॉजिक है, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो भारत के मुख्य रूप से उन्होंने आधुनिक विचारक रखे हैं। एंशियंट में अगर देखें तो कौटिल्य और शांति पर्व यहाँ पे देखे जाते हैं। शांति पर्व महाभारत का एक पर्व है, ये कोई विचारक नहीं है, ये महाभारत का एक पर्व है। ठीक है, जो कि शांति और युद्ध के बीच में एक संतुलन की बात करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर प्राचीन बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन पश्चिमी विचारकों की बात करूं तो मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जेएस मिल आ जाते हैं, हीगल आ जाता है, मार्क्स आ जाता है, ये मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं और ग्रीन आ जाते हैं। ठीक है, टीएच ग्रीन यहाँ पे आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूनिट जो फर्स्ट है मुख्य रूप से पश्चिमी विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारकों से भरी पड़ी है, चाहे उसमें प्राचीन कालीन हो चाहे आधुनिक कालीन हो। अब ये विचारक है, मुख्य रूप से आपको क्या जानना जरूरी है, ये विचारक किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कौन कौन सी और भी पुस्तकें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इनके कथन क्या है। किसी भी चीज को लेकर के इन्होंने कथन जो प्रस्तुत किए हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 3 डायमेंशन में आपको हर एक विचारक को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कथन आपको दिए हैं, एक अभिकथन दे रखा है, दूसरा तर्क दे रखा है। ठीक है, अभिकथन में क्या लिखा है, मैकियावेली के दर्शन में साध्य जो है साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। मैकियावेली का ये मानना था कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो साध्य है, आपका जो एंड है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। उसके लिए जो आप साधन यूज कर रहे हो, उसके लिए जो मीडियम यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो मीडियम यूज कर रहे हो, जैसे आपका एक लक्ष्य है, मान लो आपका एक गोल है, आपका गोल क्या है, एग्जाम, एपी का एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो अब आपको इस लक्ष्य तक जाना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए पढ़ाई करोगे। अगर देखा जाए तो पढ़ाई करना जरूरी है, आपका एग्जाम क्रैक करना जरूरी है, बट आप क्या करते हो, जुगाड़ करके, कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से, रिश्वत दे करके,
आप चीटिंग करके इन मेथड का यूज करके आप एपी का एग्जाम क्रैक कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छा जो साधन है, मीन्स है जो, वो होना चाहिए, लेकिन हमने क्या यूज किया, गलत साधन यूज करे, गलत मीन्स यूज करे, गलत चीजों को यूज किया, माध्यम का यूज किया। तो हम लक्ष्य तक तो पहुंच जाएंगे, दोनों में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बट अच्छी चीज किस में रहेगी, अच्छी बात किस में रहेगी, जिसमें लक्ष्य, वो लक्ष्य तक पहुंचने में रास्ता भी अच्छा चुना हो, अच्छा हमने तय किया हो। तो मैकियावेली पता है इसी, अगर कॉन्सेप्ट के आधार पे आप देखो ना, मैकियावेली पता है क्या कहेगा, मैकियावेली कहेगा कि आप चाहे रास्ता कोई भी चुनते हो, आप माध्यम कोई भी चुनते हो, लक्ष्य तक जाना मैटर करता है। वो कहता है एपी तक जाना मैटर करता है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, कहीं से भी जाओ, मतलब साधन आपको कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, आपका साध्य अच्छा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है, बेसिक सी बात है कि अभिकथन इसका सही होगा। दूसरा क्या है, द प्रिंस का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय राज्य की एकता और अखंडता लाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में वो कह रहा है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य की एकता और अखंडता लाना है। द मेन ऑफ द प्रिंस टू ब्रिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये चीज करना है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो पहला वाला, ठीक है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। निकोलो मैकियावेली के बारे में देख लेते हैं। निकोलो मैकियावेली कौन था, निकोलो मैकियावेली एक इटली का बहुत बड़ा दार्शनिक था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। निकोलो मैकियावेली एक इतना इंपॉर्टेंट दार्शनिक था, यथार्थवादी दार्शनिक था, कि इटली का जो यूनिफिकेशन है ना, उसकी प्रेरणा यहीं से जागृत होती है। इटली आज जो यूनाइट होके एक देश बन पाया ना, उसकी जो प्रेरणा है वो यहीं कहीं से जागृत होती है, ठीक है। उसमें इसको यथार्थवादी माना जाता है, राजनीतिक व्यावहारिकता पे ये बल देता है, ठीक है। यथार्थवाद का मतलब होता है जो शक्ति पे बल दे, जिसके लिए सबसे परम उद्देश्य क्या होता है, शक्ति बढ़ाना होता है। जब कोई भी देश शक्ति को प्रायोरिटी देता है, ना कि शांति को, ठीक है, किसको प्रायोरिटी दे, वो शक्ति को दे, किसको ना दे, शांति को, तो वो क्या कहलाएगा, यथार्थवादी कहलाएगा, ठीक है। मैकियावेली किस कैटेगरी का है, यथार्थवादी का है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो बुक है वो द प्रिंस है, और इसको साधन और साधनों को उचित ठहराता है। ये कहता है कि साधन जो है आपका वो कुछ भी होगा, लेकिन साध्य आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये बात इसने बोली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राजनीतिक कार्य जो है समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है, ठीक है। राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये माओ जेडोंग ने कहा था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग चाइना का डिक्टेटर था, आपको पता होगा। चाइनीज जो रिवोल्यूशन होता है, चीनी क्रांति हुई थी 1948 से 50 के बीच में, उसमें ये सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभरा था, ठीक है, वहां का डिक्टेटर के रूप में सामने आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माओ जेडोंग, ठीक है। माओ जेडोंग के बारे में समझते हैं, ये साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला था। साम्यवादी विचारधारा क्या होती है, वर्ग संघर्ष पे बल देती है। क्या वर्ग संघर्ष पे बल देती है, देखो इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर कुछ ही खास लोगों के बीच, जैसे कि हम बोले तो पूंजीपति के पास क्या हो गई है, धन जमा हो गया है, ठीक है, पूंजी की पति के पास अगर धन जमा हो गया है, तो ऐसा करें कि जो गरीब है, ठीक है, जो गरीब वर्ग है, वो इस धन के लिए क्या करे, इन पूंजीपतियों से संघर्ष करे। तो पूंजीपति वर्ग और जो गरीब वर्ग है, इनके बीच में अगर संघर्ष होता है, किसके लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, संसाधनों के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग संघर्ष। और उसमें साम्यवादी जो कम्युनिस्ट होते हैं वो इस पे बल देते हैं, ठीक है। मार्क्सवाद या लेनिनवाद जो है इसकी विचारधारा मानी जाती है। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, लिटिल रेड बुक, कोटेशन फ्रॉम द चेयरमैन माओ, ठीक है। माओ ने जो अलग अलग कोट किए हैं, मतलब बातें बोली हैं, उसके जो भी कथन रहे हैं, उसको एक बुक में कंपाइल करके लिखा गया है, ठीक है, ये चीज इसमें दे रखी है। माओ जेडोंग इतना एग्रेसिव नेचर का एक लीडर था कि अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था, ठीक है, अपने टाइम पे बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था। राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है, ठीक है, समस्त जो आर्थिक कार्य है ना, उसका जीवन रक्त है ये राजनीतिक कार्य, ठीक है। इस तरीके के इसके जो कोटेशन है ना, काफी फेमस रहे हैं अपने अपने टाइम पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड जो है ये पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड
हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो ग्रामसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो ग्रामसी। देखो, एंटोनियो ग्रामसी भी इटली से संबंधित था। इटली जर्मनी की राजनीति में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसने क्या किया था कि मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पे इसने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, और मुख्य रूप से इसका जो सिद्धांत था ना, वो था सांस्कृतिक हेजिमनी, पॉलिटिकल हेजिमनी जिसको बोलते हैं। हेजिमनी मतलब क्या होता है कि प्रभुता, है ना, सॉरी, कल्चरल हेजिमनी। ठीक है, हेजिमनी मतलब जो कोई प्रभुत्व स्थापित कर ले किसी चीज पे, तो उससे संबंधित इसने क्या है, अपने सिद्धांत रखे हैं। इसकी बुक है प्रिजन नोटबुक। इसका अधिकांश जीवन क्या है, मुख्य रूप से पॉलिटिकल था, तो जेल जाना स्वाभाविक सी बात है। तो इसको जेल हो गई थी, तो जेल यानी प्रिजन में इसने क्या है, कुछ अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो उसको प्रेजेंट नोटबुक नाम से, टाइटल से इसने अपनी चीजों को पब्लिश कराया। हर व्यक्ति दार्शनिक है, इसका एक कथन बहुत ही फेमस है, हर व्यक्ति दार्शनिक है, याद रखना आप लोग। इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको दो यहाँ पे सूचियां दे रखी हैं, उनको मैच करना है। ठीक है, तो पहली सूची में क्या दे रखा है? मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ठीक है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, गांधी एंड गांधीज्म, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, एंड गीतांजलि। ये बुक्स के नाम है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? ये बुक्स के नाम है। और इधर क्या है, उनके ऑथर है अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया एंड बी आर अम्बेडकर। आपको मैच करना है कौन किससे मैच हो रहा है। अब आप खुद ही जानते हो कि ये एक बुक्स को लेकर के एक ये चीज रहती है कि याद करना बहुत मुश्किल काम है। ये बुक्स को याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर एक थिंकर की अगर 4-4, 5-5 बुक्स याद करोगे ना, तो ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा बुक्स हो जाएंगी। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको 100 से ज्यादा बुक्स थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 50 बुक्स तो मिनिमम पता होनी चाहिए किस ऑथर की है। ठीक है, और एक खास बात, ये अच्छी बात है कि वो जो फेमस बुक्स होती हैं, जो एग्जाम में आ चुकी होती है, वही बार बार एग्जाम्स अलग अलग स्टेट, एपी में, सेट, नेट में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, और मैं जो पीवाईक्यू लेकर के आया हूँ, ये खास तौर पे अलग अलग जो एग्जाम्स हो चुके हैं हमारे देश में, एपी से रिलेटेड या फिर सेट, नेट से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो काफी हद तक रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना रहेगी। अब जैसे एक बेसिक सी चीज इसमें देखो, गीतांजलि, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गीतांजलि जो बुक है किसकी है? गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था हमारे एक ऑथर को, क्या नाम है उनका? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से हो जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये बहुत ही फेमस बुक है, किसकी? राम मनोहर लोहिया की। फिर गांधी एंड गांधीज्म, ये है बी आर अम्बेडकर की। और फिर लीजेंड ऑफ अ सिंबल, ठीक है, सावित्री, ये अरविंदो की बुक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस प्रकार से इसका मैच हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए का हो जाएगा थर्ड, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा फोर्थ, एंड सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा ये। ठीक है, पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, आपको बुक्स भी पढ़नी जरूरी है। एपी का जो एग्जाम है ना, काफी हद तक फैक्चुअली रहता है, तो आपको बुक्स, उनके नाम, उनके ऑथर के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आंसर, इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य द्वारा की दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं? ठीक है, मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कौटिल्यस थ्योरी ऑफ द मंडल थ्योरी? ठीक है, मंडल थ्योरी की कितनी सारी प्रकृतियां हैं? देखो, इसका आंसर 60 हो जाएगा। 60 इसका आंसर है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि मंडल सिद्धांत जो है, विदेश नीति का एक बहुत बड़ा क्या है, सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये लिखा था कि कैसे एक राजा जो है ना, कौटिल्य की एक प्रमुख कृति क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की प्रमुख कृति है अर्थशास्त्र। इस कृति में, हाँ, इस कृति में कौटिल्य क्या बताता है कि कैसे एक राजा को कूटनीति से काम लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से काम लेना चाहिए, कैसे उसको रणनीतियां बनानी चाहिए। तो रणनीतियों की बात की गई है, कूटनीति की बात की गई है, विदेश नीति की बात की गई है। ठीक है, विदेश नीति, इसी प्रकार से पॉलिटिकल तो ठीक है, सोशल एस्पेक्ट में भी इसमें बातें लिखी हुई है, सोशल तरीके से क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कल्चरल चीजें कैसे क्या काम करनी चाहिए, इवन वर्ण व्यवस्था कैसे क्या होनी चाहिए। ये अर्थशास्त्र इतनी कॉम्प्रहेंसिव बुक हो जाती है कि इसमें हर एक डायमेंशन में चीजों को कवर कर रखा है। ठीक है, तो जो ये विदेश नीति है ना, इसी संबंधित एक मंडल सिद्धांत है। ठीक है, मंडल सिद्धांत इसी विदेश नीति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इसके अलावा जैसे आपने चातुर्गुण्य नीति देखी होगी,
आपने 60 गुण नीति पढ़ी होगी। 60 गुण नीति भी एक प्रमुख नीति है किसकी, इसी अर्थशास्त्र में दी गई हुई कौटिल्य की एक प्रमुख नीति है। ठीक है, चातुर्वर्ण्य में जैसे आपने पढ़ा होगा साम दाम दंड भेद की नीति। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मानव का जो विचार है, मानव का जो विचार है, ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहां पे लिखे, मानव का जो विचार है ना, क्या इसको इंग्लिश में कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, इसको बोलते हैं, है ना, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एकिन टू रॉबिंग प्रेजेंट एंड अ फ्यूचर जनरेशन एंड ह्यूमन थॉट, सॉरी ह्यूमन थॉट, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन थॉट। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी है, पहले मैं इसको हिंदी को पढ़ देता हूं, मानव का जो विचार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की नस्लों को लूटने के समान है, रॉब करने के समान है, उनको रॉब करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में, हु सेड दैट रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रॉबिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ह्यूमन थॉट। ठीक है, क्या लिखा है कि आप जो भी मानव के विचार हैं, आप जो भी मानव के विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर उसे प्रतिबंध लगा देते हो, ठीक प्रकार से आप उनकी आगे की जो भविष्य की और वर्तमान की जो नस्ल है, जो पीढ़ी है, उस पर क्या कर रहे हो, उसको लूट रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण धन लूट रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था, ये कहा था जेएस मिल ने कहा था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। एक बहुत अच्छा इनका कोटेशन है जेएस मिल का, इसका आंसर जेएस मिल हो जाएगा। इनकी विचारधारा है उदारवाद। ठीक है, और इनकी बुक है ऑन लिबर्टी। देखो जेएस मिल का नाम फेमस है किसके लिए, ये लिबरलिज्म का बहुत अच्छा क्या है, थिंकर है। जेएस मिल जाना जाता है अपनी क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी के लिए, क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी, क्लासिकल लिबरलिज्म में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय उदारवाद। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है जिसको, इस शास्त्रीय उदारवाद के लिए जाना जाता है। शास्त्रीय उदारवाद सबसे शुरुआती उदारवाद की एक पहल थी। ठीक है, सबसे शुरुआती उदारवाद का एक चरण था। ठीक है, अगर हम उदारवाद को देखें तो उदारवाद का पहला चरण माना जा सकता है ये शास्त्रीय उदारवाद, ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल लिबरलिज्म। जेएस मिल इन्हीं शास्त्रीय उदारवाद के अलग अलग जो थिंकर्स थे उनमें से एक था ये। ठीक है, जेएस मिल। अब जेएस मिल के साथ एक ये बड़ी बात थी कि लिबर्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके कहता है कि उसे मूल जो तत्व होता है लिबर्टी का, वो होता है बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, ह्यूमन थॉट को, है ना, कहीं ना कहीं और एनरिच करने की आजादी। ह्यूमन थॉट कहीं ना कहीं जितने ज्यादा एनरिच होंगे, समृद्ध होंगे, डेवलप होंगे और उनको आजादी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए, लिबर्टी के लिए, लिबरलिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि लिबर्टी कहीं ना कहीं जन्म देती है डेमोक्रेसी, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बातें इनकी थी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो मिल ने स्वतंत्रता, ठीक है, लिबर्टी को ही बोलते हैं, और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, ठीक है, मिल ने स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकारों पर क्या है, जोर दिया था। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इस तरीके से उन्होंने जोर दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, रॉल्स, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है ना। इन रॉल्स थ्योरी द आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस फ्लोज फ्रॉम। ठीक है, रॉल्स की जो थ्योरी है, रॉल्स की थ्योरी है कि आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, आइडिया ऑफ जस्टिस वो फ्लो कहां से होता है, उसका प्रवाह कहां से होता है, तो उसका प्रवाह कहां से होता है, जस्टिस का प्रवाह होता है व्यक्ति से। ये आपको अगर जस्टिस देना तो व्यक्ति से उसका शुरुआत करो, प्रवाह उसका व्यक्ति से शुरू होना चाहिए। ठीक है, फिर वो जाएगा समाज से में, फिर जाएगा वो राज्य में, फिर जाएगा वो राष्ट्र में, फिर जाएगा वो विश्व में। तो इस तरीके से ये जॉन रॉल्स की थ्योरी यहाँ पे काम करती है। देखो जॉन रॉल्स के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल चीज ये है कि वो समतावादी उदारवाद है, यहाँ पे इक्वेलिटी लिबरलिज्म। अच्छा, यहाँ पे इक्वेलिटी वर्ड आया है, इसको इगेलिटेरियनिज्म कहते हैं। ठीक है, इगेलिटेरियनिज्म। ठीक है, इगेलिटेरियनिज्म। तो देखो इगेलिटेरियनिज्म उदार समतावादी विचारक है ये, और इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका क्या है, मुख्य रूप से ये रचयिता है इसकी पुस्तक का, ये पुस्तक इसकी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, और न्याय के सिद्धांत में निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
देखो ये एमसीक्यू की क्लास है, तो इसमें मैं थ्योरीज की गहराई में अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से आपको बता सकता हूँ कि ये इनकी थ्योरी है, ये बुक है और ये इनकी कथन है, विचार है, ठीक है। बाकी गहराई से जाने के लिए आपको थियोरेटिकल चीजें, स्टैटिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और ये मुख्य रूप से क्या है, एमसीक्यू की क्लास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसका विचार है कि कला और धर्म और दर्शन, ठीक है, 3 वर्ड आए हैं यहाँ पे, कला, धर्म और दर्शन, ठीक है। कला और धर्म और दर्शन जो है ये केवल रूप में भिन्न है, ठीक है। कला, धर्म और दर्शन जो है रूप में भिन्न है ये, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे कि कला और धर्म और दर्शन जो है रूप में भिन्न है, इसका ध्येय समान है, और ठीक है। इंग्लिश में क्या है, हु बिलीव दैट आर्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी। कितना शानदार क्वेश्चन है, मतलब कितना शानदार स्टेटमेंट है ये, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि कौन बिलीव करता था कि आर्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी डिफर ओनली इन फॉर्म बट शेयर द सेम गोल। कि जो आर्ट है, रिलीजन है, फिलोसफी है, वो एक दूसरे से डिफर करते हैं आकृति, आकार, बाहर के रूप में, बट वो समान है। किस रूप में समान है, उनके गोल समान है, वो लक्ष्य के रूप में समान है। मतलब कहने की बात ये है कि चाहे वो कला हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो दर्शन हो, उनका सबका लक्ष्य एक ही है। देखो कलाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, आप भी जानते हो, शिल्प कला, स्थापत्य कला, ठीक है, बुनाई की कला, कोई भी कलाएं ऐसी, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वास्तविक हो, चाहे वो भौतिक हो, कलाएं कई प्रकार की होती हैं, नृत्य कला, संगीत कला, ये सब। उसके अलावा जो हमारे धर्म है वो भी कई प्रकार की होती है, देखो कई सारे उसके रूप हो सकते हैं। उसी प्रकार दर्शन के भी कई सारे रूप हो सकते हैं, दर्शन की विचारधाराएं कई सारी हो सकती है, जैसे कि अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ऐसी कई सारी विचारधारा भी हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि उनके बाहर से रूप तो अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सभी के सभी हमें एक ही लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं। चाहे कितनी भी विचारधाराएं हों दर्शन की, चाहे कितने भी हमारे धर्म हो, चाहे कितने भी हमारी कलाएं हो, उनका लक्ष्य एक ही होता है, बस वो बांट दिए गए हैं अलग अलग विचारकों के द्वारा, ठीक है। चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे उदारवाद हो, लड़ जरूर रहे एक दूसरे से, पर अंतिम लक्ष्य है लोगों का कल्याण, जैसे भी करके कल्याण करना है उनको, ठीक है। तो बात ये यहाँ पे आती है कि इस तरीके से जो चीजें हो रही है ना, उनमें लोगों का रूप, मतलब उसमें रूप तो अलग है, फॉर्म तो अलग है, ठीक है, फॉर्म तो अलग है, बट गोल सेम है। तो ये किसने कहा था, इतना बेहतरीन स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये हीगल ने दिया था। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीगल है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीगल हो जाएगा। देखो हीगल एक ऐसा विचारक था जो आदर्शवाद पे बल देता था, ठीक है, और इसका जो बुक का नाम है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। और इसके जो विचार है आदर्शवाद के ऊपर है, विचार ज्यादातर दिए हैं इसने, है ना। इसकी दिशा में इसने दर्शन दिया है, और कला, धर्म और दर्शन को समान उद्देश्य के रूप में इसने देखा है। हीगल कहता है कि व्यक्ति जो है कला, धर्म और जो दर्शन है उसके बाहरी रूप के कारण बटा हुआ है, डिफर है, मतलब वो बट रहा है कि ये इस धर्म को मानता है, ये उस धर्म को मानता है, ये इस कला का है, ये उस कला का है, ये इस दर्शन का, उस, लेकिन सभी जो है ना अंतिम रूप से एक ही लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज है। हीगल की एक बात और फेमस है कि ये वाद संवादात्मक शैली में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, जैसे कि प्लेटो भी बिलीव करता था, ठीक है। वाद संवाद, ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति अगर बात रखता है अपना, कोई भी व्यक्ति अगर अपना पॉइंट रखता है, उसको ये कहता है वाद। मान लो एक व्यक्ति ये खड़ा है, इस व्यक्ति ने अपने बात रखी, मान लो इस सामने वाले व्यक्ति से, ठीक है, इस सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात रखी, इस सामने वाले व्यक्ति को ये कहा, इस सामने वाले व्यक्ति को मान लो ये बात सही नहीं लगी, इसने उसका काउंटर कर दिया, तो ये इसका जो बात होगी इसको बोलेंगे प्रतिवाद, ठीक है, इसका होगा प्रतिवाद। फिर क्या होगा, जब ये व्यक्ति इससे जो बात करी उस पे इसने प्रतिवाद दे दिया, ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसे श्रेष्ठ हो जाएगा क्योंकि उसके पास काउंटर था उसका, ठीक है। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इसने एक बात रखी, उसको बोलेंगे वाद। सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं है, उसने प्रतिवाद कर दिया, नहीं काउंटर क्वेश्चन कर दिया। मान लो एक व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति यहाँ पे बना देता हूँ, ये तीसरा व्यक्ति आया, ये क्या कहता है कि नहीं तुम दोनों जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, तो इस प्रतिवाद पे भी इसने एक बात बोली, तो उसको बोलेंगे संवाद, ठीक है। और ये इन दोनों से श्रेष्ठ होगा देखा जाए तो, वाद, प्रतिवाद तो संवाद, इस प्रकार से इस आदर्शवाद की स्थिति को प्राप्त करता है कि जब तक संवाद नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बैठेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, तब तक हम अध्ययन करते रहेंगे। कल के दिन क्या पता इस संवाद के ऊपर भी प्रतिवाद आ जाएगा,
कल के दिन इस संवाद के ऊपर भी प्रतिवाद आ गया, तो फिर इस संवाद को क्या माना जाएगा, वाद की कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, तो इस संवाद का क्या हो जाएगा, प्रतिवाद। मतलब इसी संवाद को फिर संवाद ना कह के क्या बोलेंगे, वाद कहेंगे, और इसी वाद का क्या हो जाएगा, प्रतिवाद हो जाएगा, और इस प्रतिवाद का फिर से क्या होगा, संवाद होगा। तो ये चीजें क्या है, बेसिक सी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सिद्धांत होते हैं। ये बेसिक एक बात थी जो हीगल से जुड़ी हुई थी, जो मुझे लगा आपको शेयर करनी चाहिए। किस तरीके से एक इंसान जो है एक नॉर्मल सी स्टेज से आइडियल की स्टेज में पहुंच सकता है, चाहे वो ज्ञान के मामले हो, चाहे किसी भी स्वरूप के मामले हो, वो आदर्श स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक थे। ठीक है, निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मजेदार क्वेश्चन ये है कि कार्ल मार्क्स जो है ना, इतना अजीब इंसान था, इतना अजीब फिलोसोफर था कि देखा जाए तो जर्मनी में पैदा हुआ, कुछ टाइम तक फ्रांस में रहा, कुछ टाइम तक यूके में रहा, बट नागरिक इन तीनों में से किसी का नहीं था देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। देखो, जर्मनी में इसका जन्म होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, शुरुआती इसका जो जीवन है ना, जर्मनी में इसका जन्म होता है। ठीक है, जर्मनी में जन्म होता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, अपना विकास करता है, पीएचडी करता है। पीएचडी जब जर्मनी से कर लेता है ये, तो फिर इसको क्या होता है कि जब इसने थीसिस लिख ली होती है, तो फिर ये अपने ज्ञान में क्या थोड़ा सा रेडिकल था। जो भी इसने ज्ञान प्राप्त किया था उसको बहुत ही रेडिकल वे में क्या करता था, डील करता था, और रेडिकल विचारों को बढ़ावा देता था। तो उस मामले में जर्मनी की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई ये चीजें। उन्होंने बोला कार्ल मार्क्स से कि या तो इन विचारों को बंद कर दो, इन एग्रेसिव विचारों को। अब रेडिकल विचारों में होता ये था कि वो जो वहां के गरीब वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उनको थोड़ा सा उत्तेजित करते थे कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, कि कैसे क्रांति करना चाहिए, क्रांति कैसे लाई जा सकती है, कैसे बुर्जुआ जो समाज है, वर्ग है ना, वो कैसे आपका शोषण कर रहा है, और कैसे आप एक संतुलित स्थिति में जा सकते हो, और आप अगर अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो आपको क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे रेडिकल विचार तो वो किसको समझ पसंद नहीं आएंगे, या तो जो अपर बड़ी क्लास है, पावरफुल क्लास है, जो अमीर वर्ग है, उसको पसंद नहीं आएगा, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो वो क्या करते हैं, इस रेडिकल विचारों के खिलाफ जाकर के राजा से, जर्मनी के राजा से शिकायत करते हैं। वहां पे जर्मनी का राजा कार्ल मार्क्स से कहता है कि तुम या तो इनको बंद कर दो या तो देश छोड़ दो। तो कार्ल मार्क्स इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था कि सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं हो सकता, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। देश छोड़ दिया। देश छोड़ के कहाँ गए, देश छोड़ के जाते हैं वो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जाकर के उन्होंने क्या किया, अपने एक दोस्त थे उनके, अब दोस्त फ्रेडरिक एंजल करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। फ्रांस में जाकर के वो क्या करते हैं, फ्रेडरिक एंजल से हेल्प लेकर के अपने विचारों को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, विचारों को जैसे आगे बढ़ाते तो फ्रांस की सरकार को भी थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये किस तरीके से एग्रेसिव बातें रख रहा है, यहाँ पे भी गरीबों की बात करता है, ऐसे में तो हमारी सत्ता ही चली जाएगी अगर रिवॉल्ट कर देंगे। तो फ्रांस की सरकार भी निकाल देती है। तो जर्मनी, उसके बाद फ्रांस में गए वो, फ्रांस के बाद फिर जाते हैं वो कहाँ पे, फिर जाते हैं वो बेल्जियम भी जाते हैं, कुछ टाइम तक बेल्जियम में रहते हैं जहां तक, है ना। उसके बाद अंतिम रूप से वो जाते हैं कहाँ पे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में रहते हो। लंदन की कहाँ पे, गरीब बस्तियों में, जहाँ पे बिल्कुल मजदूर वर्ग रहता है। ठीक है, इन मजदूर वर्ग के साथ रहते हैं, जिसमें वो क्या है, उनका जीवन यापन वो खुद अपने तरीके से व्यतीत करते हैं, उनमें खुद समाहित होने की कोशिश करते हैं। कैसे गरीब वर्ग, कैसे सर्वहारा वर्ग, कैसे गरीब किसान मजदूर कैसे रहते हैं, कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं वो महसूस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके साथ जिया, उनको प्रेरित किया कि कैसे क्या वो लोग अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। तो लंदन में वो अंतिम समय में ऐसे रहे, ऐसे उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जीवन चलाया। वो इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जबकि उनको ज्ञान इतना था कि वो चाहे तो किसी भी राजा के अंतर्गत सलाहकार बन सकते थे। लाखों डॉलर, उस हिसाब से देखा जाए तो लाखों की उनकी सैलरी हो सकती थी, और राजा के सलाहकार बन सकते थे, या तो फिर वो अपने कोई ना कोई मतलब अच्छे प्रोफेसर बन सकते थे कोई यूनिवर्सिटी के। तो इतना उनको ज्ञान था, इतना नॉलेज था वो, बट उनके जो सिद्धांत थे ना, वो उनको कहीं कहीं इस चीज में पीछे धकेल रहे थे। तो उन्होंने सिद्धांत को प्रायोरिटी दी, ना कि अपनी स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति को प्रायोरिटी दी। इस वजह से वो इतनी गरीबी में अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं, कि अंतिम समय में उनके पास खाने के लिए भी मतलब समस्या आती है कार्ल मार्क्स के पास। अब बताइए आप, जिनके थॉट्स आज क्रांति पैदा कर रहे हैं दुनिया भर में। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के पास खाने की समस्या तक हो गई थी। उनकी जो 2 बच्चे हैं वो भुखमरी, गरीबी की वजह से, बीमारी की वजह से मर जाते हैं। बताइए,
उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतिम स्थिति में, बहुत बुरी स्थिति में मारी जाती है, और बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है। 1884-85 के आसपास ये भी मारे जाते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं, और कैसे इन्होंने अपना जीवन अपने सिद्धांतों को दे दिया, सिद्धांतों को प्रमोट करने पे दे दिया, उसका प्रचार प्रसार करने में दे दिया, और कैसे दुनिया में क्रांति पैदा कर दी। क्रांति इनके जीते जी तो नहीं हुई, लेकिन जैसी इनकी मृत्यु हुई उसके बाद जब इनकी कुछ सिद्धांतों को पब्लिश किया गया, उनको सामने लाया गया, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हुए, लैंडमार्क रहे। उन्होंने दुनिया पलट के रख दी, दुनिया में क्रांति आ गई। कैसे इस वर्ग द्वारा, कैसे अमीर वर्ग द्वारा, बुर्जुआ वर्ग द्वारा गरीबों का लूटा जा रहा है, सर्वहारा को लूटा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सी बात कार्ल मार्क्स के ऊपर उनकी नागरिकता को लेकर की थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स का आपको पता होना चाहिए, इनकी विचारधारा है साम्यवाद, मार्क्सवाद। ठीक है, साम्यवाद क्या बात करती है, देखो साम्यवाद जो विचारधारा है वो वर्ग संघर्ष से बात करती है। मैं बता चुका हूं वर्ग संघर्ष क्या होता है। गरीब जो सर्वहारा वर्ग है, किसान श्रमिक है, और जो अमीर पूंजीपति वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग है, उसके बीच में एक संघर्ष होता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एक बात और बोली थी मार्क्सवाद के अंतर्गत कि देखो बेस्ट जो सिचुएशन होती है वो है साम्यवाद, कम्युनिज्म होती है, एक आइडियल स्टेट होती है जब कोई स्टेट कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वहां पे रहने वाले नागरिकों के बीच में भेदभाव बहुत है, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे जाति समाज को लेकर के हो, कोई भी किसी प्रकार का है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसका, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे बैठे हुए जो भी राज सत्ता है, सरकार है, उसकी सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे कमी है। तो उन्होंने क्या बताया कि देखो इसका आंसर मिलेगा उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो आप, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप स्टोन एज में, एंशिएंट पीरियड में, इतिहास में जाओगे स्टोन एज में, तो आपको कोई भी अमीर गरीब नहीं मिलेगा, सब बराबर थे। स्टोन एज में सभी क्या है, बंदर से इंसान बने थे, धीरे धीरे क्या है, सभी के पास संपत्ति बराबर ही थी, मतलब ज्यादा किसी को जरूरत भी नहीं थी संपत्ति की, तो स्टोन एज में सब बराबर थे। यानी कि ये उनके हिसाब से क्या थी, आइडियल स्टेज थी, आइडियल स्टेज थी ये। ठीक है, इसी को वो कम्युनिज्म बोलते हैं कि यहाँ पे सभी क्या है, समाज के सभी वर्ग के लोग, मतलब सभी वर्ग बोले या सभी प्रकार के लोग बराबर हैं, इक्वलिटी के साथ रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि समय जैसे बढ़ा, एंशिएंट पीरियड में देखें, अलग अलग टाइम में जाएं, तो क्या हुआ, एक क्लास बढ़ती गई, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो उसके राजा बन गए, और जिनके पास कम संपत्ति है वो उनके नौकर यानी दास बन गए। तो राजा ने दास का शोषण किया, यही दास एक टाइम पर के जागृत होकर के इसी राजा को हराएंगे या इससे संपत्ति छीनेंगे, तो ये इनमें से कुछ दास क्या बन जाएंगे, सामंत बन जाएंगे। ठीक है, सामंत बन जाएंगे। फिर यही सामंत क्या है, आगे जाकर के अपने से नीचे, मान लो कुछ दास क्या है, सामंत नहीं बन पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ सामंत, कुछ राजाओं के पास, कुछ सामंतों के पास जमीन नहीं पहुंच पाती है, कुछ दासों के पास वो इतनी अच्छी तरीके से इसको डील नहीं कर पाते हैं कि वो राजा से संपत्ति छीन सके या संपत्ति पे कब्जा कर सके, तो वो दास ही बने रह जाते हैं, जैसे वो किसान बन गए कल के दिन, या वो मजदूर बन गए। तो ये उनके साथ एक समस्या पैदा हो गई। ठीक है, ये उनके साथ एक समस्या पैदा हो जाती है कि कुछ लोग तो हमारे ग्रो कर गए लेकिन हम ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही सामंत जो उन्हीं दास में से कुछ बने, वो किसान और मजदूरों का शोषण करेंगे। ठीक है, जब ये किसान मजदूर परेशान हो जाएंगे तो इन सामंतों से जमीन या संपत्ति छीन लेंगे। इन्हीं किसान में से फिर कुछ लोग पूंजीपति बन जाएंगे, इन्हीं किसान में से कुछ पूंजीपति बन जाएंगे, कुछ नहीं भी बन पाएंगे, बात ये भी है, कुछ नहीं भी बन पाएंगे तो वो फिर से किसान और मजदूर बने रहेंगे, वो सर्वहारा बने रहेंगे। तो ये क्रिया कब तक चलती रहेगी, ये क्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक कि कम्युनिज्म नहीं आ जाता, जब तक कि कम्युनिज्म स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट नहीं आ जाता। ठीक है, वो आइडियल स्टेट नहीं आ जाता। फिर इन किसान और इन पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होगा, ये बुर्जुआ वर्ग कहलाएगा, ये सर्वहारा वर्ग। वो कहता है कि हाँ, जब पूंजीपति वर्ग आ जाएगा ना, तो उसके बाद जब किसान फिर से क्रांति करेंगे ना, उसके बाद ही पूंजीपति वर्ग समाप्त होगा, और फिर उसके बाद सर्वहारा वर्ग की सरकार आएगी, वो धीरे धीरे क्या लाएगी, वो लाएगी कम्युनिज्म। तो ये अंतिम स्थिति में यहाँ पे आ सकता है। ये उन्होंने बोला था कि वर्ग संघर्ष क्या है, हमारा हमारा क्या है, एक कड़वा सच है जो होता ही है हर एक समाज में, हर एक देश में, हर एक राष्ट्र में, कि जिसके पास शक्ति है, सत्ता है, पावर है और संपत्ति है, संसाधन है, और जिनके पास कुछ नहीं है,
तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, और उसमें क्या है, ज्यादातर जीत होती है जो इनके पास नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का एक बहुत अच्छा कोट था इसी चीज को लेकर के, कि जो गरीब वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो क्रांति करे, क्रांति करे, अगर वो क्रांति करता है तो उसमें उनके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कि वो इस क्रांति में अगर हार गए तो ये खो देंगे, वो खो देंगे। बट अगर वो जीत गए, हार गए तो कोई खोने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है खोने के लिए, बट अगर जीत गए तो पूरा संसार है उनके लिए जीतने के लिए। बात ये थी, बाद में दम तो थी कि सर्वहारा वर्ग के लिए हार जाने पर खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, बट जीत जाएंगे तो उनके पास पूरा संसार सामने पड़ा है जिसको वो जीत सकते हैं आराम से, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स के विचार थे। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्थशास्त्र के ऊपर है, ठीक है। अर्थशास्त्र को जाना जाता है, ठीक है, श्रुति स्मृति, अर्थशास्त्र इज नोन एज श्रुति स्मृति संहिता नीति शास्त्र, ठीक है। नीति शास्त्र को हम इंग्लिश में कहेंगे एथिक्स साइंस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीति शास्त्र। देखो, अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र कहा जाता है, ये आप बिल्कुल फैक्ट मान लो। जो अर्थशास्त्र है वो नीति शास्त्र वाली कैटेगरी में आती है, ठीक है। किस कैटेगरी में आती है, नीति शास्त्र वाली कैटेगरी में आती है। अर्थशास्त्र जो है ना, ये बहुत अच्छा एक क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशन है कौटिल्य के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा लिमिटेड वर्ड दे रहा हूँ, बट क्या है कि नीतियों के बारे में से बहुत ही डिटेल में बता रखा है, चाहे वो समाज की नीति हो, चाहे आर्थिक नीतियां हो, चाहे व्यापार की नीतियां हो, चाहे राजनीति की नीतियां हो, चाहे कूटनीति की, चाहे रणनीति की नीतियां हो, कोई भी नीतियां हो, सबका इसमें समावेशन कर रखा है। ये एक ऐसी बुक है जिसपे 15 क्या है, अभिकरण है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 15 अभिकरण है इसमें, ठीक है। इसमें 6000 श्लोक है, ठीक है, 6000 श्लोक है, ठीक है, 6000 श्लोक है। और ठीक है, इसमें लगभग 150 के आसपास प्रकरण भी हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी बुक है जिसमें सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दे रखे हैं, वो आप थ्योरेटिकल चीजों में जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल चीजों में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये। तो ये चीज क्या है, यहाँ पे समझने योग्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जयप्रकाश नारायण के ऊपर है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था। देखो, ये एक बहुत ही निंदनीय बात है कि सरकार को जिस भी विचारक क्रांतिकारी की अप्रोच पसंद नहीं होती है, वो उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो साइडलाइन किए गए हैं वो जयप्रकाश नारायण। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे गांधी जी का सपोर्ट किया, सहयोग किया उन्होंने उसमें, और भी बहुत सारे देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, बहुत सारी चीजें ऐसी की जिसमें भारत का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है क्रांतिकारी के मामले में। तो ऐसे क्रांतिकारी थे जिसको कहीं ना कहीं सरकार उतना क्या है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई है। तो क्यों नहीं कर पाई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आजादी के बाद इन्होंने क्या है, कांग्रेस के लिए गांधीवादी पद्धति यूज की। गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जयप्रकाश नारायण भी उसी अप्रोच को मानने वाले थे, तो नेहरू, इंदिरा गांधी को ये चीज उतनी पसंद नहीं आई। तो नारायण जी को क्या है, साइडलाइन कर दिया जाता है पॉलिटिक्स से, और वो खुद भी संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा फिलोसफिकल चीजों में ज्यादा टाइम देते हैं। बट 1975 में इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को इतना बुरा देख करके उन्होंने कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आंदोलन चलाने की बात की, जन आंदोलन चलाया उन्होंने, इमरजेंसी के खिलाफ भी चलाया। मतलब इमरजेंसी के का जो सबसे बड़ा लगने का कारण था वो यही था, इनके आंदोलन, ठीक है। तो इस वजह से जयप्रकाश नारायण की सरकार के सामने जो छवि थी बहुत ही निगेटिव बन गई थी। तो उनको जो एक प्रकार से भारत रत्न का एक अवार्ड है, रिकॉग्निशन है, वो बहुत बाद में दिया गया, फिर दूसरी सरकारों ने दिया। जो एनडीए गवर्नमेंट है 1999 में देती है, तो ये 1999 में इनको प्राप्त हुआ था, देखा जाए तो बहुत बाद में, मरणोपरांत, ठीक है। इनको मरणोपरांत क्या दिया गया था, पोस्ट थॉमसली बोलते हैं कि इनको वो मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक है। इनकी विचारधाराओं की बात करें तो ये समाजवाद के प्रणेता, सशक्तिकरण और जन आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और इन्होंने एक संपूर्ण क्रांति चलाई थी, वो बहुत जरूरी है, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। ये संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं, संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं, वर्ड्स टुवर्ड्स स्ट्रगल, माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म टू सर्वोदय, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, समाजवाद क्यों और स्वराज से लोकनायक। ये इनकी कुछ किताबें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। कुछ यहाँ पे प्रस्तुत की गई किताबें हैं जो आपको दिख रही होंगी,
है ना। ये एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमिलित है। ठीक है, कौन से युग्म सही ढंग से सुमिलित है। जॉन रॉल्स समतावादी है क्या, जॉन रॉल्स इगेलिटेरियन है क्या, ठीक है, प्लेटो आदर्शवादी है क्या, ठीक है, मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट है क्या, ठीक है, और ग्रामसी नारीवादी है क्या। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामसी नारीवादी है क्या। ग्रामसी नारीवादी नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सीधा सा देखी जाए गलत है। मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट को बोला जाता है ये है नारीवादी। ठीक है, तो ये नारीवादी है, ये यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा नारीवादी। जबकि यहाँ पे लिखा क्या है इनका, इनका लिखा है कम्युनिस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। जॉन रॉल्स समतावादी, एगेलिटेरियन, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एगेलिटेरियन है ये। प्लेटो आदर्शवादी है, बिल्कुल है, आदर्शवादी लिस्ट है। आइडियल स्टेट की बात करते हैं, आदर्शवादी राज्य की बात करते हैं। आदर्शवादी राज्य में जो राजा होगा वो फिलोसोफर किंग होगा। जस्ट स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें उनकी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान और संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेनली रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनर और वेल्थ, हु सेड दिस। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान और संपदा, ठीक है, ओनर एंड वेल्थ के वितरण से संबंधित है। ठीक है, देखो ये चीज जो है ना, ये चीज किसने कही थी, ये कही थी अरस्तु ने। ठीक है, ये अरस्तु ने बोली थी ये चीज। अरस्तु इस मामले में थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने योग्य है, क्योंकि वो न्याय जो है ना सभी के लिए नहीं मानता था, कि न्याय जो है ना सभी के लिए नहीं होना चाहिए, न्याय सिर्फ कुछ खास वर्ग के लिए होना चाहिए। ठीक है, न्याय कुछ खास वर्ग के लिए होना चाहिए, सभी के लिए नहीं होना चाहिए। अरस्तु ने तो दास प्रथा को भी जस्टिफाई किया था, दास प्रथा भी उसने उसका सपोर्ट किया था, समर्थक था, पक्षधर था वो। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अरस्तु के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु भी यथार्थवादी, राजनीतिक, नैतिक राजनीति का विचारक था। पॉलिटिक्स इसकी बुक है, और भी इसकी कई सारी बुक्स हैं। अरस्तु ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ते हुए मनुष्य स्वभाव, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर है उसको वो एक राजनीतिक प्राणी के रूप में है, यह कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों को अच्छे जीवन को सुनिश्चित करना है, ये बात बोली थी अरस्तु ने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरस्तु देखो अपने अलग अलग सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत, जैसे गोल्डन मीन प्रिंसिपल दिया था उसने, न्याय के सिद्धांत भी दिया था उसने, उसने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए थे, जैसे थ्योरी ऑफ स्टेट भी दी थी। तो जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो किस तरीके से किस चीज को है ना किस अप्रोच में समझता है। आप उसका भी स्टैटिक और थियोरेटिकल पार्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म, गुफाओं का रूपक। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, गुफाओं का रूपक क्या है। ठीक है, गुफाओं का रूपक, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एलिगोरी ऑफ केव, ऑफ द केव। ये सिद्धांत मुझे प्लेटो का सबसे फेवरेट, मतलब मेरा फेवरेट सिद्धांत है। एलिगोरी ऑफ केव का जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है, बहुत शानदार थ्योरी है। इसमें प्लेटो जो बात बोलता है ना, मतलब दिल को छू जाती है। इतनी शानदार उसने बात बोली थी, बहुत ही अच्छी बात बोली थी, आप पढ़ना इसमें। और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो सिद्धांत है ये प्लेटो के हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो का आंसर हो जाएगा इसका। जो गुफा का सिद्धांत है, मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूँ ऊपर से क्या है। जो गुफा का सिद्धांत क्या था, या जिसमें हमने थ्योरी ऑफ एलिगोरी पढ़ा है। देखो गुफा का सिद्धांत ये है कि जैसे एक गुफा है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, मुझे एग्जैक्टली तो अभी उतना स्पष्ट रूप से याद नहीं है। उसने कुछ ऐसे समझाया था कि गुफा है, उसमें मान लो 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया के बारे में बिल्कुल पता नहीं। मान लो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, उनको हमने गुफा में ही शुरुआत से रखा है। वो बच्चे बचपन से ही गुफा में रहते हैं, वहीं अपना भोजन, जीवन यापन सब कुछ करते हैं, सब उनको वहीं गुफा में प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाहर कुछ भी नहीं निकलने, मतलब बाहर निकलने नहीं दिया जाता। बाहर सिर्फ उनको पता है क्या देखने को मिलता है, एक सूर्य की रोशनी और उससे पड़ने वाली अलग अलग जो पेड़ पौधे, चट्टानों की परछाई है, वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनकी सोच है, अब आप देख रहे हैं उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार क्षमता है, वो कहाँ तक सीमित है, वो परछाई तक सीमित है। वो परछाई को क्या मानते हैं, ये परछाई पता नहीं क्या है, भगवान का स्वरूप है, क्या है, जो वहां के आसपास लोगों ने उनको बता दिया, या खुद उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो है। या वो उनको भूत कुछ भी मान सकते हैं, या फिर वो उनको भगवान भी मान सकती है, कुछ
ताकत मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। तो वही चीज है कि जब इंसान को ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, कि बाहर एक्चुअल में सनलाइट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सनलाइट के रिफ्लेक्शन से क्या है, एक परछाई क्रिएट, एक शेडो क्रिएट हो रही पेड़ों की और अलग अलग चट्टानों की, पहाड़ों की, पर्वतों की और पत्थरों की, ठीक है। लेकिन वो कुछ और ही समझ रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं परछाई क्या होती है, सूर्य क्या होता है, ये कुछ भी पेड़ पौधे भी नहीं पता क्या होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनका जो ज्ञान है वो बहुत ही संकीर्ण है, ठीक है। अब जब उनको बाहरी ज्ञान या फिर इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान दे दिया जाएगा तब वो समझेंगे। तो प्लेटो ने यही किया, यही कहा उन्होंने कि देखो दुनिया में हर एक व्यक्ति का जो ज्ञान है वो बहुत ही क्या है, संकीर्ण है या पूर्ण नहीं है। जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता वो कोई भी चीज को कंप्लीटली आइडियल वे में नहीं समझ सकता और नहीं कह सकता उस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि एक इंसान का जो ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता हो सकता है, सीमित हो सकता है। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, मतलब प्लेटो जो है प्रतिपादित करते हैं गुफा के सिद्धांत को और अपना जो है सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। प्लेटो के में जो प्रमुख गुण था वो था आदर्शवादी राज्य का। आदर्शवादी राज्य की विचारधारा इनकी बहुत ही फेमस है। न्याय सिद्धांत इनका बहुत ही फेमस है, ये याद रखना है, न्याय सिद्धांत। इसके बाद इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की और कहा कि दार्शनिक राजा, ठीक है, दार्शनिक राजा है यहाँ पे, दार्शनिक राजा राज्य का सच्चा शासक होना चाहिए जो राज्य के नागरिकों को भले के लिए कार्य करता हो, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बातें बोली थी कि राजा जो है ना दार्शनिक ही होना चाहिए जो भले के लिए। देखो दार्शनिक राजा की अप्रोच जो है ना प्लेटो की ऐसी थी कि दार्शनिक राजा बेस्ट है, एक्सीलेंट है, उसको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको किसी सलाहकार की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चापलूस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दार्शनिक राजा अपने आप में कंप्लीट है। और दार्शनिक तानाशाह की बात वो करते हैं कि फिलोसफिकल डिक्टेटर होना चाहिए, फिलोसफर डिक्टेटर होना चाहिए। तो दार्शनिक तानाशाह भी होगा तो चलेगा, ठीक है। बट डेमोक्रेटिक तरीके से जो एक राजा इलेक्ट होता है वो क्या पता वो बेवकूफ इलेक्ट हो गया मान लो। जैसे आप वर्तमान समय में क्या हुआ था, मतलब वर्तमान समय में यही होता है कि कई सारे जो नेता हैं पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन भाषणबाजी इतनी अच्छी कर लेते हैं, नॉलेज कुछ नहीं है, भाषणबाजी इतनी अच्छी कर लेते हैं, नेता बन जाते हैं, हमारे लीडर बन जाते हैं। क्या बनना चाहिए उनको? नहीं बनना चाहिए। प्लेटो के साथ ये हुआ था कि प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, सुकरात के साथ ये हुआ था कि जो वहां पे डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उन लोगों ने उनको जान से मरवा दिया। वजह यही थी कि वो लोग वो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी को कम महत्व देते, ऑब्जेक्टिविटी को महत्व ज्यादा देते। वो भगवान के सिद्धांतों को थोड़ा सा क्या कर रहे थे, कम महत्व दे रहे थे। सुकरात ने जब कई सारे जो भगवान के स्पिरिचुअल चीजें हैं उनको उन पे प्रश्न खड़े किए, डेमोक्रेसी पे प्रश्न खड़े किए, उन्होंने कई सारी जो विचारधाराएं उन पे प्रश्न किए जो एग्जिस्ट थी उस टाइम पे बेस्ट मानी जाती थी, उन पे प्रश्न खड़े किए, और जो सोफिस्टों की विचारधारा थी उस पर प्रश्न खड़े किए। तो कई सारी चीजों के लिए उनपे क्या है, उनको दंड दिया गया और मृत्यु दंड देकर के उनकी जान ले ली गई। इस वजह से उनके जो शिष्य थे प्लेटो वो कहीं ना कहीं बहुत इस चीज से गुस्से में थे और उन्होंने क्या किया था कि ऐसे देश की कल्पना की जहां पे एक डेमोक्रेसी होने ही नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी क्या करती है, सबके हिसाब से तो चलती है, बट सब क्या सही सोचते हैं? क्या क्या सबको सही ज्ञान है कि पूर्ण ज्ञान है कि नहीं है? वो भी तो हो सकता है। सबको अगर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो सभी बेवकूफ तरीके से चल रहे हैं, फिर ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लेटो कहते हैं कि देखो अगर एक फिलोसफिकल डिक्टेटर भी होगा ना तो बट उसके पास पूर्ण ज्ञान होगा तो वो सही ही करेगा, वो जो भी करेगा वो बेस्ट ही होगा, उसको बेस्ट पता है। फिलोसफिकल जो एक किंग है वो अच्छा ही करेगा, उसके पास जो विवेक है, जो प्रूडेंस है वो भर भर के है उसके पास, ठीक है। तो प्रूडेंस की बात तो यहाँ पे होती है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा किया था प्लेटो और अरस्तु के, प्लेटो के इस पॉइंट पे वही खड़ा होता है कि ये फिलोसफिकल किंग को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास एक कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिस वजह से वो इस चीज को एग्री नहीं कर पा रहा था, डेमोक्रेसी को, वो डिक्टेटर को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देने लग गया था, डिक्टेटरशिप को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे आपका। प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच में किसने विभेद किया था, ठीक है, प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच में किसने विभेद किया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो ऑप्शन देखो, हॉब्स है इसका, दूसरा है लॉक, तीसरा है रूसो और चौथा है यहाँ पे बेंथम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। किसने परंपरागत और प्राकृतिक असमानता में अंतर किया, ठीक है।
ठीक है। प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच में विभेद किया या अंतर किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रूसो, ठीक है। रूसो ने प्राकृतिक जिसको जैविक, परंपरागत जिसको सामाजिक असमानता के बीच में उसने क्या किया था? अंतर किया था, ठीक है। अंतर किया था कि किस तरीके से ये क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। ये था रूसो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड दैट इम्पोज्ड बाय सोशल कन्वेंशन, ठीक है, जो कि सोशल कन्वेंशन के थ्रू इम्पोज करी गई है। गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देखो गांधी जी एक महान फिलोसोफर थे भारत के। गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्थापित निम्नलिखित आश्रम के बारे में है, ठीक है। तो आपको आश्रम बताने की कौन सा आश्रम कब स्थापित किया गया था। अगर आपको इनकी डेट्स याद होंगी तो आप उनके काल क्रमानुसार बता पाओगे कि कौन सा आश्रम कब स्थापित हुआ था। जैसे में फिनिक्स सेटलमेंट एक आश्रम था उनका, कोचराब आश्रम था, सेवाग्राम और टॉल्स्टॉय फार्म, कौन सा पहले बना कौन सा फिर बाद में, तो आपको पहले से फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे बताने हैं। देखो फिनिक्स आश्रम की जो डेट है वो है 1906 और ये साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश हुआ था। आपको पता होना चाहिए पीटर मार्ट्सबर्ग, ठीक है, पीटर मार्ट्सबर्ग में ये स्थापित किया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। दूसरा आश्रम है जो कोचराब, इसको भी हम साबरमती आश्रम ही कहते हैं, ये साबरमती आश्रम ही कहलाता है, साबरमती आश्रम। और ये बना था 1915 में, ठीक है, ये बना था अहमदाबाद में, अहमदाबाद में बना था। तीसरा है सेवाग्राम आश्रम, ये 1936 में बना था। 1936 में कहां पे बना था ये बना था वर्धा में, महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र बना था, ठीक है। ये उसके बाद बना था टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म कब बना था? टॉल्स्टॉय फार्म बना था ये बना था 1915 में, सॉरी 1910 में बना था ये, ठीक है। टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में, ये भी साउथ अफ्रीका में बना था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहला कौन सा होगा, पहला होगा फिनिक्स फार्म 1906 में बना था, तो इसका पहला क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 1910 वाला, जिसमें हम टॉल्स्टॉय, जिसमें डी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ये कोचराब साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में बना है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? सेवाग्राम, जो कि हम ये महाराष्ट्र में बना है वर्धा में। तो एडीबीसी, एडीबीसी किसमें है? बी ऑप्शन में, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारे क्या है आश्रम में। देखो बेसिक सी बात है कि आपको महात्मा गांधी के जीवन काल, जीवन परिचय, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, उन्होंने पढ़ाई कैसे क्या की, उन्होंने काम कहाँ पे की, या है ना, उन्होंने बैरिस्ट्री कहाँ कहाँ की है, उन्होंने आश्रम कहाँ कहाँ स्थापित किए, उन्होंने आंदोलन किए तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ किए हैं, साउथ अफ्रीका की भी आंदोलन, भारत के भी आंदोलन को सब पता होना चाहिए हमें, ठीक है। गांधी जी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यूजीसी नेट सेट और एपी वगैरह के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, एसर्शन दे रखा है अगला क्वेश्चन, अरस्तु ऐसे प्रधान विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन ये आकस्मिक थी। आकस्मिक वर्ड बोला गया यहाँ पे। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर हु अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड, दो इट वाज एक्सीडेंटल। क्या एक्सीडेंटल थी ये? बट एक्सीडेंटल नहीं थी ये, इस मामले में गलत है, क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंटली नहीं अपनाई थी ये, उन्होंने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से अपनाई थी। मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। आगमनात्मक पद्धति का तो यूज किया गया था, बट जानबूझ के किया गया था, ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। इस पे गलत आंसर दे रखा है ये, तो है ना, ये नहीं है, मैं बता चुका हूं, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? आगमनात्मक पद्धति या विधि के अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन से दो विकल्प सही है? कौन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिलेट टू द एडॉप्शन द इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड, देखो एक इंडक्टिव मेथड में पिछले क्वेश्चन में भी था, इसमें भी इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो इंडक्टिव मेथड किसने यूज किया था और क्यों यूज किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लेटो इंडक्टिव मेथड यूज करता है, मैकियावेली इंडक्टिव मेथड यूज करता है, कि ये करता है थॉमस एक्विनास करता है या हॉब्स करता है, इसमें से दो आंसर सही है आपके, ठीक है। प्लेटो का आप याद रखना डिडक्टिव मेथड यूज करता था, ये डिडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में निगमनात्मक, ठीक है। और अरस्तु इसका जस्ट अपोजिट क्या करता था? इंडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक पद्धति। मैकियावेली भी इंडक्टिव मेथड का था, अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, इसको हम आगमनात्मक कहते हैं, ठीक है। थॉमस एक्विनास नहीं करता था ये इंडक्टिव डिडक्टिव,
हॉब्स हॉब्स क्या करता था, ये करता था इंडक्टिव मेथड, ये भी इंडक्टिव मेथड यूज करता था। तो इस प्रकार से इंडक्टिव मेथड के दो आंसर क्या हो जाएंगे, बी और डी आंसर हो जाएंगे। इसका बी एंड डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में होता क्या है। एक है इंडक्टिव चीज, एक है डिडक्टिव चीज। पहले मैं आपको बेसिक से चीजें समझाता हूं, जैसे कि इंडक्टिव समझना। इंडक्टिव किसने चीज यूज किया है, प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो कहता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप एक बात सोच लो, पहले से आपने एक बात सोच ली, आपने एक दिमाग में एक सिद्धांत सोच लिया। अब आप क्या करो, उस सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कई सारे जो चीजें उपलब्ध हैं आसपास मार्केट में, उन तथ्यों को इकट्ठा करते जा रहे हो। तथ्यों को इकट्ठा, कैसे तथ्य इकट्ठे कर रहे हो, जो आपके सिद्धांत को जस्टिफाई करें। आपने वो तथ्य इकट्ठे कर लिए, उसके बाद अब आप क्या करोगे कि वो तथ्य जो आपने इकट्ठे किए ना, वो एक प्रूफ के तौर पे अपने सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए सामने लोगों से बोलोगे कि देखो मैंने जो सिद्धांत दिया है वो ये तथ्य है, और ये तथ्य कहीं ना कहीं मेरी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये आपने अपने सिद्धांत के लिए कौन सी पद्धति यूज की, आगमनात्मक इंडक्टिव। एक होती है निगमनात्मक पद्धति, जो कि अरस्तु ने यूज की। उसमें होता ये है, ये साइंटिफिक है, ये चीज साइंटिफिक है। इसमें होता ये है कि आसपास की चीजें देखो, ऑब्जर्व करो, पहले पहले फैक्ट्स देखो, डाटा देखो, आसपास चीजें होके आ रही हैं, मार्केट में क्या क्या है, कैसा क्या है, फिर आप क्या करो, उसके बाद निष्कर्ष निकालो। ये है डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति, साइंटिफिक है। चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालो। प्लेटो कहता है इंडक्टिव, यानी कि पहले निष्कर्ष निकाल लिया, फिर आपने तथ्यों को इकट्ठा किया है। ठीक है, तो इंडक्टिव आपको कहां ले जा रहा है, इंडक्टिव कह रहा है, इंडक्टिव मेथड कह रहा है पहले आप कंक्लूजन निकाल लो, फिर उसके बाद आप किस पे जाओ, फिर आप उसके बाद कैसे जाओ, फैक्ट्स पे जाओ। आप तथ्यों को इकट्ठा करो, और तथ्य कैसे इकट्ठा करो, जो आपके कंक्लूजन, आपके सिद्धांत, आपकी थ्योरी को प्रूव करें। जबकि डिडक्टिव क्या कहता है, डिडक्टिव कहता है कि पहले आप फैक्ट्स कलेक्ट करो, फैक्ट्स के आधार पर फिर आप अपना कंक्लूजन बताओ, अपना निष्कर्ष निकालो। ये चीज बहुत बड़ी क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाती है दोनों के बीच में। अरस्तु यहाँ पे किस कैटेगरी में आता है, इस डिडक्टिव मेथड की कैटेगरी में आता है, और प्लेटो इस इंडक्टिव कैटेगरी में आता है। ये बेसिक सा अंतर है, जबकि दोनों क्या थे, गुरु और शिष्य थे एक दूसरे के, बट मेथड अलग अलग है। इसलिए अरस्तु को हम क्या है, थोड़ा सा विज्ञानवादी मानते हैं। अरस्तु को इसलिए हम है ना फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल देते हैं, क्योंकि उसके सिद्धांत साइंटिफिक हैं हर चीज में। उसने दुनिया के 100 से ज्यादा संविधान का अध्ययन किया, साइंटिफिकली अध्ययन किया, सब तथ्यों को पढ़ा, समझा, सबको जाना, बेस्ट क्या रहेगा, सबका निचोड़ क्या रहेगा, सबका निचोड़ देखा उसने। फिर उसके बाद जो उसने ग्रीस का, जो यूनान का संविधान बनाया, वो फिर अलग से तैयार किया उसने, फिर थ्योरी ऑफ स्टेट के माध्यम से उसको रखा। तो ये चीज हमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे काम करती है ना, मेथड के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। हॉब्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। हॉब्स क्या था, हॉब्स कौन था, राजनीतिक दर्शन इसका है फेमस, प्राकृतिक न्याय का इसने सिद्धांत दिया है, और इसकी जो बुक है वो बहुत ही फेमस है, लेवियाथन। लेवियाथन, लेवियाथन में देखो लिखा क्या है, एक बेसिक सी बात बोल रहा हूं मैं। लेवियाथन में ये लिखा है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या है, स्वार्थी है। देखो मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी है, यहाँ पे लिखा है मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी है, हिंसक है। इसलिए क्या होना चाहिए, इन मनुष्य को अपनी पावर को कम करके एक सेंट्रलाइज पावर बनानी चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। उसको उसने लेवियाथन कहा है। उस लेवियाथन को पावर दे दो, अपनी पावर कम करके, और वो हमारे ऊपर शासन चलाएगा। और ऐसे स्वार्थी लोगों में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, तो वो स्टेट क्या करेगा, ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करेगा। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको हॉब्स के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, यानी एपेटाइट। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द ह्यूमन सोल हैज 3 पार्ट्स, रीजन, करेज एंड एपेटाइट। ठीक है, दूसरा तर्क इस पे क्या है, राज व्यक्ति का विराट रूप है। ठीक है, राज व्यक्ति का विराट रूप है। इस तरीके से क्या है, 2 स्टेटमेंट है, आपको सही बताना है इसमें। देखो प्लेटो ये चीज मानता था कि आत्मा के 3 घटक हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, ये सही है। ठीक है, ये होगा। दूसरा यहाँ पे राज व्यक्ति का विराट रूप है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब एक बात समझना यहाँ पे, आपको जैसे फोटो साइड में दिख रही होगी, क्या दिख रही है फोटो में, ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके 3 गुण दिखा रखे हैं। ब्रेन से कनेक्ट कर रखा है उसके उसके रैशनैलिटी को, हार्ट से कनेक्ट कर रहा है स्पिरिटेड को, और एपेटाइट यानी अमाशय से कनेक्ट कर रहा है एपिटेटिव को। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से एक इंसान जो है ना,
अगर कुछ चीजों का विकास करता है तो वो किन कैटेगरी में जा सकता है। अगर मान लो एक इंसान का दिमाग बहुत विकसित है तो उसको जाना चाहिए रैशनैलिटी वाली कैटेगरी में, रूलिंग क्लास में, यानी कि उसको शासन पद्धति में जाना चाहिए। एक व्यक्ति का दिल बहुत मजबूत है, वो बहुत कम डरता है चीजों से, दिल मजबूत होना मतलब डर कम लगना, ठीक है, फियर कम होना, तो स्पिरिटेड यानी सोल्जर कैटेगरी में जा सकता है, वो सोल्जर बन सकता है। और एक तीसरी कैटेगरी अगर अमाशा है, अमाशा मतलब दिखाता है, संकेत है, एक सिंबल है भूख का, एक व्यक्ति की कभी भूख नहीं मिटती है, तो ऐसे व्यक्ति कौन होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए देश में व्यापारी, ट्रेडर्स, जो अगर इनकी भूख मिट गई तो फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे तो देश की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। किसान, अगर इनकी भूख मिट जाती तो फिर ये किसान ही नहीं करेंगे, खेत में उत्पादन ही नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे में हमारा देश नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में जो एपिटेटिव क्लास होगी वो वर्किंग क्लास होना चाहिए। ये प्लेटो की क्लासिफिकेशन थे कि एक व्यक्ति जो है ना इस तरीके, तीन तरीके से बढ़ सकता है। मान लो अगर ये किसी के अंदर है और ये तीनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, सॉरी ये है, तो वो उसको रूलिंग क्लास में ही जाना चाहिए। मान लो ये नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ ये है सेकंड वाला, तो फिर उसको सोल्जर क्लास में जाना चाहिए। मान लो ये दोनों नहीं है ऊपर के और तीसरी कैटेगरी का ये है एपिटेटिव, तो उसको वर्किंग क्लास में ही जाना चाहिए डेफिनेटली। आई एम श्योर उसको किस में जाना चाहिए, एपिटेटिव क्लास में ही जाना चाहिए, वर्किंग क्लास में जाना चाहिए, उसको ट्रेडर बनना चाहिए। ये था क्या, प्लेटो का डिवीजन ऑफ, है ना, डिवीजन ऑफ जस्टिस का एक जो सिंपल डिवीजन होता है वो इस तरीके से उसने किया है, ठीक है। देखो इसमें डिवीजन इस प्रकार से जो किया है, ये डिवीजन ऑफ क्लास कह सकते हैं ना, डिवीजन ऑफ क्लास, डिवीजन ऑफ क्लास। एक प्रकार से जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था है ना, वैसे ही इसने कर रखा है कि जिनका दिमाग तेज चलता है ना उनको रूलिंग क्लास, और जिनका साहस बहुत है उनको सोल्जर बना दो, जिनके अंदर लालच भरा रहता है उनको एपिटेटिव क्लास में डाल दो, ठीक है, वर्किंग क्लास में डाल दो। ये तीनों जब शामिल हो जाते ना, इन तीनों को शामिल कर देते हो ना, तो फिर क्या होता है, जस्ट कंडीशन आती है, उस जस्ट से ही फिर बना है जस्टिस। वो जस्टिस पैदा करता है, वो न्याय पैदा करता है, वो है न्याय। अगर हर व्यक्ति को उसकी इच्छा, उनकी क्षमता के अनुसार चीजें उसको प्रोवाइड करा दी जाएं, तो वो उसके साथ क्या होगा, न्याय ही तो होगा। अगर मान लो एक सोल्जर के पास ब्रेन है, ठीक है, उसके पास ब्रेन है, मतलब एक सोल्जर है ना, सॉरी एक सोल्जर है, ठीक है, सोल्जर है, और उसके पास क्या होगा, स्पिरिटेड होगा। अब कल के दिन हम उससे काम करवाएं कि तुम रूलिंग क्लास में चले जाओ या तुम वर्किंग क्लास में चले जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। मान लो किसी व्यक्ति का ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, उससे बोल दो कि तुम सोल्जर बन जाओ या तुम ये एपिटेटिव क्लास में चले जाओ, तो ये न्याय थोड़ी है, जस्टिस थोड़ी है उसके साथ। जो जिस कैटेगरी में माहिर है वो उससे वो काम करवाओ, ठीक है, इससे क्या होगा, न्याय होगा। और यही चीज आगे जाकर के स्टेट में दिखेगी, तो स्टेट हमारा क्या होगा, ठीक है, स्टेट में ये दिखेगा तो जस्टिस वाला स्टेट या फिर जस्ट स्टेट कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म को, ठीक है, निंदा की है। Who among the following criticized utilitarianism in their theory of justice? Theory of justice में किसने यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया है, तो किसने किया है, जॉन रॉल्स ने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन रॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जॉन रॉल्स है यहाँ पे, अगला इसका आंसर क्या है, जॉन रॉल्स है। तो देखो जॉन रॉल्स, आप याद रखना कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए बहुत फेमस थिंकर है ये। इसके अलावा इसकी जॉन रॉल्स की जो अलग अलग बुक्स हैं वो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, उसके बाद द लॉ ऑफ पीपल्स 1999, और जस्टिस एज फेयरनेस, द रीस्टेटमेंट 2001। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो इस जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई हैं। ये जॉन रॉल्स के बारे में एक बेसिक सा फैक्ट्स थे कुछ जो आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पे हमारी एक जो 20 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू सीरीज थी वो एंड हो जाती है ना। और इसी तरीके से हम आगे की यूनिट्स के भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते रहेंगे, है ना। होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, जिसमें आपका इनपुट मेरे लिए बहुत क्या है, मोटिवेशनल रहेगा, और इसमें आप अपने इनपुट्स दीजिएगा। इसके अलावा मैं एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं एग्जाम गुरुजी, ठीक है, एग्जाम गुरुजी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसके साथ हमारे ऐप भी है एग्जाम गुरुजी। आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो हमारे एग्जाम गुरुजी को आप सर्च कर सकते हो, इस ऐप को। इस ऐप को आप ओपन करोगे तो आपको क्या है, एक पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और उसको आप परचेज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये क्या बता रहे हो, बेच रहे हो क्या कुछ, है ना। सीधी सी बात है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ कुछ चीजों पे, ठीक है। एफर्ट इसलिए लगा रहा हूँ, देखो पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई के लिए इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, स्टडी के लिए, ठीक है।
स्टडी के लिए इवेल्युएट करना अपने आप को टाइमली बहुत जरूरी होता है। टाइमली मैंने बोला है, टाइम के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर। अगर अभी नाउअडेज अभी आप मार्च अप्रैल में आप अगर अपने आप को इवेल्युएट कर लोगे कि मेरे क्या है, मार्च अप्रैल इवन मई तक अपने आप को इवेल्युएट कर लोगे, मिड मई तक कि मेरी स्थिति कैसी है, टेस्ट दे करके देखूं क्या, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, अगर आप यूनिट 1 से लेकर के 10 तक ऐसे टेस्ट देते हो, पहले तो यूनिट वाइज देना है आपको, फिर आपको कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। ठीक है, जब इन टेस्ट को दोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी स्टडी का जो लेवल है वो कितना है। ठीक है, मैं क्या आंसर कर पा रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा नहीं है तो आप उस टाइम के अंदर फिर से पढ़ाई शुरू कर लोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, टाइमली अपने आप को एवेल्युएट नहीं किया, तो आपका टाइम निकल जाएगा और ये फिर एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप इन केस मान लो मई 1 जून को तो पेपर ही है, मान लो लास्ट मई तक आप टेस्ट सीरीज लेते हो, इवन कहीं से भी लेते हो, और फिर एवेल्युएट करते हो, तो टाइम सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको एक टाइमली है ना, टाइम के अंदर टेस्ट सीरीज लेने की बात कर रहे हैं कि जिससे आपको एफर्ट आप लगा पाओ, है ना। मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि 4 से 5 टेस्ट ही लगते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज हम भूल जाते हैं लगाना, हम बोर हो जाते हैं क्योंकि अच्छे नंबर नहीं आते हैं, या फिर हमें निगेटिविटी फील होती है। तो वो निगेटिविटी अभी फील कर लो फटाफट एग्जाम के पहले पहले, और उस पर पढ़ने में लग जाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस ऐप को डाउनलोड करके जो पॉलिटिकल साइंस का जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज है ना, 490 की जो टेस्ट सीरीज है, ये आप परचेज कर सकते हो। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 यूनिट की टेस्ट मिलेंगे, है ना। शुरुआत में आपको क्या होंगे, जो 10 यूनिट के टेस्ट मिलेंगे वो आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 10 यूनिट के 20 टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा आपको फिर 5 FLTs मिलेंगी। ठीक है, 5 FLTs मिलेंगी। इन FLTs के माध्यम से आप अपने आप को क्या कर पाओगे, रीशेप कर पाओगे कि हाँ, एग्जाम के हिसाब से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, अब अच्छा एक बात और मैं बोलूंगा कि जो टेस्ट वगैरह है, ठीक है, ये बिल्कुल भी हमारे जो टेस्ट है ना, ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा के बना दिए क्वेश्चंस वगैरह है ना। इसके ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना PYQ बेसिस पे रहेंगे। मैं सीधी ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ आपसे, ईमानदारी से बात बोल रहा हूँ, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं खुद ही तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से आपको ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। टेस्ट आपको 25 मिलने वाले, हिंदी इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे सकते हो, 20 यूनिट वाइज है और 5 FLT टेस्ट है। ठीक है, जिसको आप फटाफट परचेज कर सकते हो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे क्लास का एंड था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। इसी तरीके से हम आगे भी सेशन लाते रहेंगे। अगला सेशन हमारा क्या होगा, जो मास्टर क्लास एक सीरीज चल रही है हमारी, डिजिटली एक मास्टर क्लास सीरीज चल रही है जिसका कंटेंट आपको ज्यादातर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वही बात देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट के साथ है कि ज्यादातर चीजें अवेलेबल ही नहीं है और हम आपको वो लेके आ रहे हैं, तो आप इस चीज को फटाफट ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, और वही मास्टर क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं इसमें, तो उस चीज से अभी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का एंड था, और यहाँ पे मैं आपसे इसी नोट के साथ, है ना, आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि इस क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, और आगे जो भी होगा आप हमें कमेंट्स के थ्रू इनपुट देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।